हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों का स्टडी विद सुधाकर चैनल में वेलकम करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, खास करके मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो है भारत का संविधान। आज एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ शुरुआत करेंगे जिसका नाम है भारत का संविधान। भारतीय संविधान पर बहुत सारे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से आपके भूगोल का महत्व होता है, इतिहास का महत्व होता है, वैसे ही भारतीय संविधान का महत्व होता है। तो भारतीय संविधान के टॉपिक पर अगर हम बात करें, इसके टॉपिक पर चर्चा की जाए तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का संविधान। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अगर वर्तमान परिदृश्य की बात करें कि संविधान सभा के प्रारूप के द्वारा लगातार बढ़ते हुए जब भारत स्वतंत्र हुआ और 1950 में भारत का संविधान लागू होता है, यानी 26 जनवरी 1950 को जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ पूरी तरीके से, और 24 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ, तो इस बीच में अगर देखा जाए तो भारत के संविधान में क्या क्या चीजें थी यह देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो भारत के संविधान में उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद, आर्टिकल्स, और अगर बात करें तो 8 अनुसूचियां मौजूद थीं। यानी भारत के संविधान में अगर चर्चा किया जाए तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां मौजूद थीं। समय के साथ चीजें बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, 4 नए भाग जोड़े जाते हैं, लगातार अनुच्छेदों में वृद्धि होती है, 4 नई अनुसूचियां जोड़ी जाती हैं। तो अगर वर्तमान परिवेश की बात करें तो वर्तमान में आपके संविधान में क्या है, तो इसमें से भाग 7 को हटा दिया गया, यानी भाग 7 को निश्चित कर दिया गया, उसके अंदर की चीजों को हटा दिया गया, तो भाग 7 निश्चित हो गया। तो 22/4 होना चाहिए, लेकिन आप कहेंगे कि वर्तमान में गणना के आधार पर, संख्या के आधार पर 25 भाग बचे। लगभग अगर बात करें तो 460 65 के आसपास आपके अनुच्छेद बचे, आर्टिकल्स हैं वर्तमान में, और 12 अनुसूचियां हैं यानी शेड्यूल्स हैं। ये वर्तमान परिवेश है आपके संविधान का। तो वर्तमान में 25 भाग, संख्या के आधार पर 460 और 65 के आसपास, कई जगह ज्यादा भी है क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, आपके अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियां वर्तमान में आपके संविधान में मौजूद हैं। इसके बाद अगर चर्चा किया जाए तो अब सबसे पहले आता है संविधान के भाग, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग। अब अगर संविधान के भाग पर चर्चा किया जाए, जिस पर हमेशा किसी भी एग्जाम में हो, चाहे सिविल का एग्जाम हो, चाहे बीसीएस का एग्जाम हो, या आईएएस का एग्जाम हो, या वनडे लेवल का कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में यह प्रश्न सामान्य रूप में पूछा जाता है कि किस भाग में क्या किया गया। हाल फिलहाल आपका ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ, तो उसमें दिया गया था कि राज्य और केंद्र के मध्य वित्त से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए। ऑप्शन था 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से ऑप्शन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उसका 12 आंसर था। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले पार्ट 1 की अगर बात करें, भाग 1 की बात करें कि संविधान के भाग 1 में क्या है, तो वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी अगर संघ की बात किया जाए तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का प्रावधान किसमें दिया गया है, संविधान के भाग 1 में दिया गया है। तो भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यानी अगर बात किया जाए
तो यहाँ पर क्या है कि सामान्य रूप में अगर चर्चा करें तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात किया गया है। भाग 2 की बात करते हैं, पार्ट 2 की बात करते हैं। तो भाग 2 में क्या है, आपका नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में चर्चा किया गया है, यानी सिटीजनशिप, नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 3 की अगर बात करें तो पार्ट 3 में क्या है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो ये है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाग 4 की बात करते हैं, पार्ट 4 में क्या है, तो भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कह सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। भाग 1 की अगर बात किया जाए संघ और उसके राज्य क्षेत्र में, तो इसमें अगर हम प्रावधान करते हैं तो यह है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 5 तक। कहां तक दिया गया है, सॉरी 4 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक इसमें प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान किया गया, किस प्रकार से राज्यों का गठन हो सकता है, कौन कौन से राज्य क्षेत्र इसमें आएंगे, इत्यादि इत्यादि सारी चीजें हैं जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 2 में अगर बात किया जाए तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है, जो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, यानी आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक का जो प्रावधान किया गया है वो आपके नागरिकता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक अधिकारों की अगर चर्चा करें तो याद रखना है कि आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, यानी 12 से 35 तक का प्रावधान मौलिक अधिकारों का किया गया है, इसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात किया जाए, जिसमें राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है कि राज्य को यानी सरकार को किस प्रकार से शासन प्रशासन को देश के विकास के लिए, देश के लोगों के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए। ये सारे प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है, जो आप ध्यान रखें। यहाँ से भी प्रश्न आता है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए आएगा, ध्यान रखेंगे, या तो फिर सीधे पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल, यानी किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है। तो यह भी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक, 51 तक। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब एक बार रिवाइज करिएगा। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब पार्ट 4A यानी भाग 4 का इसमें अगर बात करें, ये बाद में जोड़ा गया है, मैंने बताया था कि 4 भाग आपके बाद में जोड़े गए। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें दिया गया है आपका मौलिक कर्तव्य, यानी भाग 4 के का में क्या है, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, रशिया के संविधान से प्रेरित है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, एफडी। इसका जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 51 के ए में है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या उनके काम में है। अब भाग 5 की बात करें, क्या भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में दिया गया है आपका संघ
यानी द यूनियन। भाग 5 में संघ से संबंधित यानी केंद्र से संबंधित प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार से संघ के शासन प्रशासन और स्थान या पदों का सारी चीजों का विवरण किस प्रकार से होगा, ये आपके यहाँ पर दिया गया है। संघ के बाद अगर भाग 6 की बात करें तो भाग 6 में है राज्य के संबंधित प्रावधान, राज्य से संबंधित यानी द स्टेट्स, द स्टेट, राज्य से संबंधित प्रावधान किया गया है। 7 मैंने बताया था कि भाग 7 को निरसित कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है, उसमें कोई भी प्रावधान वर्तमान में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। भाग 8 पार्ट 8, भाग 8 में अगर बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, सॉरी, जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, उनके संबंध में प्रावधान है। तब ये ध्यान रखना है। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान पूरी तरीके से किया गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, वीडियो 2-3 बार देख करके दिमाग में बिठा लीजिएगा या नोट करके दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि लगातार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, काफी आसान होता है। ठीक है, तो गलतियां यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, खास करके इस टॉपिक को लेकर के। छोटा सा टॉपिक है, शुरुआत है, तो ये धीरे धीरे चीजों को आपको दिमाग में बिठाना है। संघ राज्य क्षेत्र के बाद अगर बात करते हैं तो भाग 9 पार्ट 9, भाग 9 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पंचायत से संबंधित प्रावधान है। द पंचायत किससे संबंधित प्रावधान है? पंचायत से संबंधित प्रावधान है, जो आपको याद रखना है आर्टिकल 243 में दिया गया है। कितने में दिया गया है? 243 में। अभी ये होगा कि 243 में कहां से कहां तक है, तो याद रखना है 243 ए से लेकर के 243 ओ तक प्रावधान यहाँ पर है। ये बिल्कुल ये जरूर ध्यान रखिएगा कि 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जो प्रावधान किए गए हैं वो पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, एग्जाम में पूछता है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 9A यानी 9 का यहाँ पर है नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपालिटीज। क्या दिया गया है? नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो ओ के बाद पी आएगा तो यहाँ पर अगर बात करें तो आर्टिकल 243 से शुरू होगा, 243 पी से शुरू होगा, याद रखिएगा। तो नगर पालिकाओं का प्रावधान और 243 के लास्ट तक जाएगा। तो नगर पालिकाओं का प्रावधान जो है आर्टिकल 243 पी से स्टार्ट होकर के लास्ट तक जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। तो 9 में पंचायत, 9 के का में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 10 की बात करें, भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रावधान कहाँ किया गया है? भाग 10 में किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 11 की। अब अगर भाग 11 की बात किया जाए तो भाग 11 में संघ और राज्यों के
संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्यों के संबंध, ठीक है, यानी यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, भाग 11 में किया गया है। बिल्कुल दिमाग में बिठाना है, बार बार पढ़ के बिठाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पार्ट्स हैं जो आपको दिमाग में बिठाना है। तो पार्ट 11 में क्या है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 12 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में हाल फिलहाल पूछा भी गया है। तो भाग 12 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, इन सारी चीजों पर चर्चा की गई है। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, यही पूछा था। वित्त का प्रावधान कहाँ है, खंड शिक्षा अधिकारी में। ठीक है, तो भाग 12 में है। तो भाग पार्ट 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति और संविदाओं से संबंधित पूरा का पूरा प्रावधान किया गया है आपके संविधान में। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं भाग 13 की। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, इन सारी चीजों का जो प्रावधान है वो आपके 13 में किया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिएगा भाग 13 को कि इसमें क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि, ये सारे प्रावधान कहाँ किया गया है, भाग 13 में किया गया है। तो भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 12 वित्त, संपत्ति आदि से संबंधित है, भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य है भारत के अंदर, भारत के भीतर। ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 14 की। तो भाग 14 में क्या है ये देख लीजिएगा। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो सर्विसेज होती हैं, जो सारी चीजें। तो यहाँ पर है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। क्या है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान क्या कहाँ किया गया है, भाग 14 में किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाग 14 का ये भी जरूरी है क्योंकि बाद में जोड़ा गया था। तो भाग 14 यानी 14 का ए या का, यहाँ पर है अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, ट्रिब्यूनल्स के संबंध में प्रावधान किया गया है, ये ध्यान रखना है। अधिकरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अब 14 के बाद अगर भाग 15 की बात करें कि भाग 15 में क्या है, तो वो है निर्वाचन। भाग 15 में क्या है, इलेक्शन, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर किस प्रकार से निर्वाचन की प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक है, तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किसके हैं, पार्ट 15 में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 के का में अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, भाग 15 में अगर बात करें तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें याद रखना है प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, या तो सीधे पूछेगा कि भारत के संविधान में भाग 14 में क्या दिया गया है, या तो एक तरफ भाग 14, 15, 16 इस तरह दे दिया, एक तरफ लाइन में टॉपिक दे दिया, मैच द फॉलोइंग कराने के लिए दे दिया कि इनमें से इन सारी चीजों को मैच कराइए।
या तो पूछा जा सकता है कि संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो इधर वाला आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न 3 प्रकार से ही बन सकता है, या किसी वर्तमान के मुद्दे को लेकर के उस पर चर्चा करते हुए पूछ लिया जाए कि यह सारी चीजें, इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है कि यह सारी चीजें कहां पर दी गई हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद अगले टॉपिक पर अगर हम चर्चा करेंगे 15 के बाद जो भी है उस पर चर्चा कर लेंगे, जो महत्वपूर्ण आपके शेड्यूल्स वगैरह है उस पर चर्चा कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए मेरे चैनल को, और साथ में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। इसी के साथ गुड बाय, गुड लक, बाय बाय।